गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इस चैनल पे बायोलॉजी की क्लास कोशिका विभाजन शुरू कर रहे हैं। चैनल का नाम आपको पता ही है, विजय सर स्टडी वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम बायोलॉजी की सीरीज, नया टॉपिक आज है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जो इस पे हम चालू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पसंद आए तो पढ़िए और पढ़ाइए, आगे शेयर करिए। तो सेल जो है स्टार्टिंग से वो पिछले एक चैनल है विजय स्टडी वर्ल्ड। चैनल का नाम क्या है? विजय स्टडी वर्ल्ड। इस चैनल पे कुछ वीडियो डाला हुआ है, आपको यदि पढ़ने की इच्छा हो तो पीछे इस चैनल पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और इस पे हम सेल डिवीजन चालू किए हैं, इससे पहले का वीडियो इसी विजय स्टडी वर्ल्ड पे है। ठीक है, तो आगे हम सेल डिवीजन शुरू करते हैं। सेल डिवीजन कहते किसको है? डिवीजन मीन्स क्या होता है? डिवीजन मीन्स विभाजन। डिवीजन का हिंदी क्या होता है? विभाजन, यानी बांटना, बटना, टूटना। विभाजन मीन्स क्या होता है? टूटना। ठीक है, विभाजन मीन्स क्या होता है? टूटना। जैसे परिवार विभाजित होता है, पहले संयुक्त परिवार होता था, अभी एकल परिवार होता है। संयुक्त मीन्स दादा, उसका बेटा, जो भी होता था, भाई, 3-4 भाई रहते थे, सभी मिल करके रहते थे, उसके पत्नियां, उसके बच्चे, सभी एक परिवार में रहते थे, तो वो ज्वाइंट फैमिली कहलाते थे। अब विभाजित हो गया, सभी भाई अलग अलग अपना अपना परिवार हुआ, सभी लोग क्या किए? अपना अपना घर अलग अलग बना लिए, सब अलग हो गए, तो इसको क्या बोले? विभाजित हो गए, एकल परिवार हो गया। ठीक है, तो विभाजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, विभाजन मीन्स क्या होता है? टूटना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल का टूटना। सेल टूटना क्यों आवश्यक है? अब है कि क्वेश्चन कि सेल क्यों टूटे, क्यों, आखिर सेल टूट करके क्या करेगा? ठीक, एक सेल, बहुत सारा हम पढ़े हैं, एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, जो कि सिंगल सेल है और सिंगल सेल होते हुए एक जीव है। सिंगल कोशिका है और सिंगल कोशिका होते हुए क्या है? एक जीव है। ठीक, और वह जीवित है, अपनी जीवन की प्रतिक्रिया, जीवन प्रक्रिया जारी रखे हुए है, और वो भी क्या होता है? मरता है, फिर जीवित होता है, पुनर्जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और सारी प्रक्रियाएं जो एक जीव करता है वो सारी एक कोशिकीय जीव करते हैं। ठीक, फिर कोशिका विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी? तो कोशिका विभाजन बहुत कारणों से आवश्यक है। पहली बात है कि यदि एक कोशिका मर गया तो अगला कोशिका कहाँ से आएगा? ठीक है, एक कोशिका, जैसे एक अमीबा है, वो डेड हो गया, फिर अगला अमीबा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए क्या है? कोशिका डिवाइड करना आवश्यक है कि नया जीव बने, उसके लिए कोशिका विभाजन क्या है? आवश्यक है। जैसे एक अमीबा है, टूट करके अपना ही, एक अमीबा टूट करके दो या दो से अधिक, 2 अमीबा बनाता है, फिर वो 2 अमीबा क्या करता है? आगे 4 अमीबा बनाता है। तो इस तरह से कोशिका विभाजन क्या है? जरूरी है जीव को बनाए रखने के लिए। ठीक है, दूसरा है जनन। जनन के लिए भी आवश्यक है। रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? रिप्रोडक्शन, जब कोशिका विभाजित होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा, नहीं विभाजित होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में यदि जनन की क्रिया देखा जाए तो स्पर्म और ओवम मात्र ओनली 1 सेल होता है। सिंगल सेल ओवम और सिंगल सेल क्या होता है? स्पर्म। दोनों जब फ्यूज करता है, फ्यूजन होता है, मिलता है, तो उसे वो बनता है जायगोट। क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है, स्पर्म और ओवम। ठीक है, स्पर्म, आप लोग संरचना जानते होंगे, स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो ये बना लेता है क्या? जायगोट। ठीक, ये जायगोट बनता है, और फिर जायगोट फैलोपियन ट्यूब में, आप लोगों को पता है कि जायगोट कहाँ बनता है? निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पर फिर ये जायगोट क्या करता है? आगे डिवाइड करता है। जायगोट कोशिका विभाजन की प्रक्रिया करता है,
1 से 2 सेल, 2 से 4 ऐसे करके कोशिका विभाजन कर करके और ये एक न्यू जीव का निर्माण करता है, न्यू शिशु का निर्माण करता है। ठीक, जयगोट क्या करता है, एक शिशु का निर्माण करता है जो एक बड़े होकर के 9 महीने में एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो बिना कोशिका विभाजन के ये जनन क्या था, संभव नहीं था कि एक जीव से दूसरा जीव का निर्माण हो। तो ठीक, कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है, समझ में आ गया। आगे है कि रिपेयरिंग, अगला क्या है, रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के लिए भी क्या है, कोशिका विभाजन बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम लोगों का बहुत शरीर में चोट घाट लगते रहता है, टूट फूट होते रहता है, ठीक है। चोट लगता है तो जहां पे चोट लगता है या जल जाता है या फिर मान लिया जाए कट जाता है, तो वहां पे क्या होता है, सारी कोशिकाएं वहां की मर जाती है। अब मर जाती है तो वहां पर न्यू सेल बनना होगा, न्यू कोशिका का निर्माण होगा ना। तो न्यू कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो यही उसके मान ले जाए यहाँ पे मेरा घाव हो गया या जल गया, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ का कोशिका जितना भी जला वो सब क्या होगा, कोशिका मर गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि कोशिका मर गया तो ये खाली हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों का देखते हैं कि फिर से क्या होता है, वहां पर न्यू मांस आ जाता है ना, नया मांस आ जाता है और फिर से उसी तरह का हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दाग हो जाता है। तो वो जो जीवित कोशिका आया वो कहाँ से आता है, तो वहीं से आता है। उसके अगल बगल का जो कोशिका है वो क्या करता है, फिर कोशिका विभाजित करता है और विभाजन कर करके उस जगह को फिर से क्या करता है, फिल कर देता है। जो खाली हुआ था, जल गया था जो कोशिका, उस जगह को क्या करता है, कोशिका विभाजित होकर के फिल कर देता है, भर देता है। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका विभाजन टूट फूट की मरम्मत के लिए भी आवश्यक है। अब हम किसी को मान लिया जाए मार देते हैं कहीं पे जोर से मुक्का या थापी, ठीक है, तो वहां पर जब चोट लगता है तो चोट लगने के कारण भी वो वहां की बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है। तो वहां भी कोशिका का निर्माण क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण होना आवश्यक है। ठीक है, और जैसे मान लिया जाए चोट लग गया तो वहां पर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो ब्लड की कोशिकाएं भी क्या होती है, काली हो जाती है, वो मर जाती है। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी वहां का मर जाता है। तो वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी फिर से क्या होता है, विभाजित करके जो पहले से मौजूद है वो विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण वहां पे करता है और फिर धीरे धीरे वो ब्लैक स्पॉट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रिपेयरिंग के लिए भी क्या है, कोशिका विभाजन आवश्यक है, नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, कोशिका विभाजन बहुत ही आवश्यक है। अब एक मान लीजिए हम लोग का शिशु होता है, तो शिशु बहुत ही छोटा होता है, ठीक, वो बढ़ते बढ़ते एक बड़े मनुष्य का निर्माण कर लेता है। तो वो कैसे होता है, तो वो भी होता है किसके द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। सेल डिवीजन कहते किसको, विभाजित, जब एक कोशिका विभाजित करके टूट के, ठीक है, दो से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। पहले समझाए थे विभाजन मीन्स क्या होता है, टूटना, विभाजन मीन्स क्या होता है, टूटना। तो सेल डिवाइड होगा तो सेल डिवीजन। ठीक है, समझ में आया, सेल यदि विभाजित होगा तो क्या कहेंगे, सेल विभाजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक कोशिका टूट करके दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो इसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जिस तरह से इस चित्र में हम दिखाए हैं कि ये कोशिका है जिसको हम जो विभाजित करता है उसे कहते हैं मातृ कोशिका, पेरेंट सेल, और डिवाइड करके जो बनता है उसे क्या कहते हैं, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्त्रीलिंग शब्द का यूज हुआ है, पुल्लिंग का नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों में भी जन्म देने का काम कौन करती है, माताएं करती हैं। ठीक,
तो एक कोशिका डिवाइड करके नए जीव का निर्माण करती है, नई कोशिका का निर्माण करती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ है, मातृ कोशिका। और ये पुत्री कोशिका, स्त्रीलिंग ये भी है क्योंकि ये भी आगे डिवाइड करके फिर से क्या करेगी, फिर आगे डिवाइड करके एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिका बनाएगी, तो ये भी माता बनेगी। तो इसीलिए ये क्या हुई, पुत्री कोशिका। पुत्र नहीं, क्योंकि वो फिर पुत्र हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे वो किसी को जन्म नहीं देगा ना। तो इसीलिए पुत्री कोशिका ही कहा जाता है, ताकि ये भी डिवाइड करके फिर से क्या करेगी, नई सेल का निर्माण करेगी। ठीक है, तो जो डिवाइड करेगी वो मातृ कोशिका, ठीक है, पेरेंट सेल, और जो बनेगा उसे कहेंगे पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। ठीक, तो इस तरह से एक कोशिका डिवाइड करके दो या दो से अधिक सेल का निर्माण करती है। यह है कोशिका विभाजन, जिसका खोज किया था या संकल्पना दिया था किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। यह वैज्ञानिक है। ठीक है, और कोशिका विभाजन आवश्यक क्यों है, तो हम बता दिए कि क्यों आवश्यकता पड़ी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। यदि विभाजन नहीं होगा तो जीव का ग्रोथ नहीं होगा, विकास नहीं होगा। ठीक है, और डेवलपमेंट नहीं होगा, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या है, कोशिका विभाजन जरूरी है। ठीक, रिपेयरिंग के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए भी कोशिका विभाजन क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरह से तीन प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग डिटेल से आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं विभाजन के प्रकार। ठीक है, कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बताए थे कि तीन प्रकार के होते हैं। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ये है असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो एमाइटोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के कोशिका विभाजन हो गया। कौन कौन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। ठीक है, असूत्री विभाजन जो है, असूत्री जिसमें सूत्र विभाजित नहीं होता है। सूत्र मतलब धागानुमा संरचना, सूत्र मतलब धागा होता है। सूत्र मीन्स क्या होता है, धागा। तो असूत्री, अ मीन्स नहीं और सूत्री मीन्स, सूत्र मीन्स धागा, जिसमें सूत्र का विभाजन नहीं हो, यानी धागा का विभाजन नहीं हो। अब यहाँ धागा किसे बोला जाता है, तो धागा जो है यहाँ पर हम लोग गुणसूत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम को बोलते हैं धागा। ठीक है, तो असूत्री विभाजन मतलब जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हो। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या जितना है उतना ही रहे, उसमें विभाजन नहीं हो, तो उसे कहेंगे क्या, असूत्री विभाजन। सिर्फ केंद्रक डिवाइड हो, सूत्र डिवाइड नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है, एमाइटोसिस ये होता है जनरली प्रोकैरियोटिक जीवों में। ठीक है, किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक जीव। और प्रोकैरियोटिक जीव हम बता चुके हैं, प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं, तो जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं हो और कोई भी कोशिकांग मौजूद नहीं हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, तो ये सब नहीं मौजूद होगा, तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक जीव जैसे होता है जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोबैक्टीरिया, तो ये सब जो है किसमें आता है,
प्रोकैरियोटिक जीव में आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है असूत्री विभाजन, और विषाणु में होता है, अमीबा में होता है, और छोटे छोटे जीवों में होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जिसे माइक्रोस्कोप से सिर्फ देखा जाता है वैसे जीवों में, और बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ, इन सबों में क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अगला है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है कि ऐसा विभाजन ऐसा होता है जिसमें एक कोशिका विभाजित करके दो कोशिका का निर्माण करता है। एक कोशिका डिवाइड करके कितनी कोशिकाओं का निर्माण करता है, दो कोशिका, और उसमें सूत्रों की संख्या बराबर होती है। सूत्रों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। सूत्र मीन्स धागा, यानी गुणसूत्रों की संख्या दोनों कोशिकाओं में जितना मातृ कोशिका में होता है उतना ही पुत्री कोशिका में भी क्या होता है, भागों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसीलिए कहा जाता है समसूत्री, मीन्स समान सूत्र जिसमें रहता है। सम मीन्स क्या होता है, बराबर, समान, और सूत्र मीन्स धागा या गुणसूत्र। तो जिस डिवीजन में सूत्रों की संख्या बढ़े घटे नहीं बल्कि बराबर रहे, मातृ कोशिका के बराबर गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में होती है, तो उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। और इसमें एक कोशिका डिवाइड होकर के कितनी कोशिका बनती है, दो कोशिकाएं। ठीक है, एक कोशिका डिवाइड करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसमें माइटोसिस में। ठीक है, और ये होता कहाँ है, तो ये होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक मीन्स क्या होता है, काया मीन्स शरीर, काया मीन्स क्या होता है, शरीर। तो शरीर की कोशिकाओं में ये विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, कायिक कोशिका यानी शरीर की कोशिका, कायिक मीन्स शारीरिक कोशिका में होता है यह डिवीजन। ठीक है, शारीरिक कोशिका, बॉडी सेल में ये डिवीजन होता है, कौन सा, माइटोसिस। ठीक है, और ये होता है टूट फूट, मेन रूप से टूट फूट की मरम्मत के लिए। माइटोसिस होता है टूट फूट की मरम्मत के लिए, जहां पे कट गया, जल गया, या घाव हो गया, या फूट गया, या कहीं पे जिस तरह से सेल मर जाए वहां पर न्यू सेल बनाना है, तो कौन सा डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मियोसिस। ठीक है, तो ये जो होता है, अर्ध मीन्स क्या होता है, आधा। अर्ध मीन्स क्या हो जाता है, आधा। अर्ध मीन्स आधा, सम मीन्स समान, सम मीन्स समान, अर्ध मीन्स आधा। तो जिस विभाजन में, जिस कोशिका विभाजन में सूत्रों की संख्या आधी हो जाए, सूत्रों की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो उसे कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या हो रहा था, सूत्रों की संख्या समान रह रहा था, मातृ कोशिका का जितना है गुणसूत्र उतना ही पुत्री कोशिका का रहता था, उसे कहते थे समसूत्री विभाजन। और इसमें नाम से ही क्लियर होता है कि कौन सा विभाजन होगा, तो जिसमें सूत्रों की संख्या आधी हो जाए उसे कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सूत्रों की संख्या, गुणसूत्र जैसे मान लीजिए मनुष्य में 46 है, तो ये डिवाइड करके जो पुत्री कोशिका बनेगा उसमें 23 गुणसूत्र रहेंगे, आधा हो जाएगा सीधे 46 से 23। ठीक है, और इसमें 46 था तो पुत्री कोशिका में भी क्या रहेगा, 46 ही रहेगा। एक सेल डिवाइड करके जैसे ये बनाएगा 2 सेल, तो इसमें 46 गुणसूत्र है, तो इसमें भी कितना गुणसूत्र रहेगा, 46 ही रहेगा, तो इसे कहेंगे समसूत्री विभाजन। और यदि एक कोशिका डिवाइड करके, इसमें क्या होता है ना कि एक कोशिका डिवाइड करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, एक कोशिका डिवाइड करके कितनी कोशिकाओं का निर्माण करता है, 4। माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 4। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 4, और गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। 46 है तो सभी में हो जाएगा 23। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23,
और 23। मातृ कोशिका से आधा हो जाएगा पुत्री कोशिका में। मातृ कोशिका से आधी गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी किसमें? पुत्री कोशिका में। तो इसे कहेंगे मियोसिस। क्या कहेंगे? मियोसिस। ठीक है। अर्धसूत्री में सूत्र क्या होगा? आधा हो जाएगा। गुणसूत्र क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या 46 से कितना हो गया? 23। प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक डॉटर सेल में, ये सब क्या है? डॉटर सेल। डॉटर सेल, प्रत्येक डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। असूत्री विभाजन में क्या होता है? सूत्र डिवाइड नहीं करता है। ठीक है। और ये होता कहाँ है? प्रोकैरियोटिक जीव में। प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? बताए हैं जीवाणु। तो जीवाणु है, और जीवाणु का ही जो अलग अलग टाइप्स है उसमें वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इसके अलावा विषाणु में होता है, प्रोटोजोअम होता है, अमीबा होता है, पैरामेसियम होता है। एक कोशिकीय जीव जनरली जो भी है या छोटे जीव है जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, उसमें कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। ठीक है। दूसरा है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, जिसमें सम मीन्स समान, सम मीन्स क्या बताए थे? समान यानी बराबर। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? बराबर हो। मातृ कोशिका का जितना गुणसूत्र है उतना ही पुत्री कोशिका में भी, डॉटर सेल में भी गुणसूत्रों की संख्या रहे तो उसे कहेंगे माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है? एक कोशिका विभाजित करके दो कोशिका का निर्माण करता है। ज्यादा नहीं, बस दो। एक कोशिका डिवाइड करके कितनी कोशिकाओं का निर्माण करता है? दो। ठीक है। तो एक कोशिका डिवाइड करके दो कोशिका बनाती है, और ये होता है पेरेंट सेल, और ये होता है डॉटर सेल। डॉटर सेल, मातृ कोशिका, पुत्री कोशिका। ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है? समसूत्री में एक कोशिका विभाजित करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, और गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान रहती है। जैसे मनुष्य में ये कहाँ होता है? मनुष्य में। ये मनुष्य का गुणसूत्र है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46, और ये डिवाइड करके बनाएगा दो कोशिका, जिसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 46। तो गुणसूत्र समान, तो समसूत्री विभाजन। 1 से 2 ये होता कहाँ है? तो कायिक कोशिका में। कायिक मीन्स शरीर की कोई भी कोशिका, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, अंदर लीवर, किडनी, जो भी है, उस कोशिका में यदि डिवीजन होना है तो वो कौन सा कोशिका होगा? कौन सा डिवीजन होगा? तो वो होगा माइटोसिस। कौन सा होगा? माइटोसिस। कोई दिक्कत? अब आगे है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ठीक है। जो होता कहाँ है? जनन कोशिका में। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका दो ही है, स्पर्म और ओवम। बॉय में स्पर्म, गर्ल में ओवम। ठीक है। जो जनन में भाग लेता है, जो स्पर्म और ओवम जनन में क्या करता है? भाग लेता है, इसीलिए इसको जनन कोशिका कहते हैं। ठीक। इसके बगैर जनन संभव नहीं है। तो ओवम अंडाणु लड़कियों में और स्पर्म शुक्राणु लड़कों में, ये जनन कोशिका है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस। कौन सा विभाजन? मियोसिस। एक स्पर्म डिवाइड करके 4 स्पर्म का निर्माण करता है, फिर वो 4 अगला 4 जगह 16 स्पर्म का निर्माण करेगा। इसी तरह से एक ओवम 4 ओवम में। ठीक है। तो इस तरह से इसमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। कौन सा डिवीजन? मियोसिस। ठीक है। मियोसिस अर्धसूत्री, अर्ध मीन्स आधा, जिसमें सूत्रों की संख्या क्या हो जाए? आधी हो जाए। सूत्रों की संख्या आधी हो जाए। इसमें सूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? आधी हो जाए। ठीक है। और इसमें सूत्रों की संख्या समान रहेगी। सूत्रों की संख्या क्या होगी? समान रहेगी। ठीक है। सूत्र में समझ में आता है आप लोग को? गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी तो समसूत्री,
और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी तो अर्धसूत्री मियोसिस। एक बात याद रखना है कि इसमें एक कोशिका 2 कोशिका बनाती है और इसमें एक कोशिका 4 कोशिका बनाती है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र यदि 46 है मनुष्य में, तो जो पुत्री कोशिका होंगी 4 बनेगी और चारों में 23 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने विभाजन के प्रकार पढ़ लिए। इसी को आगे हम और डिटेल से पढ़ते हैं कि ए माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है और मेयोसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। कहाँ होती है ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कितना होता है ये पढ़ लिया, अब कैसे होता है ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। ठीक है, उसको बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, ए माइटोसिस असूत्री विभाजन ये कहाँ होता है, किसमें होता है, बता दिए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, अमीबा में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। ठीक है, और छोटे जीवों में होता है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। तो किसमें होता है ये फिर से दोबारा लिखते हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रेन एल्गी, अमीबा, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सब इसमें होता है। ये क्या होता है, ए माइटोसिस होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो पहले केंद्रक डिवाइड होता है। ठीक है, केंद्रक विभाजित लंबा होता है और लंबा होकर के फिर वो विभाजित होकर के 1 से 2 केंद्रक बनाता है। कितना बनाता है, 2 केंद्रक, और फिर कोशिका विभाजित होकर के 1 से 2 कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, और बात बताए थे कि इसमें सूत्र विभाजित नहीं होता है, गुणसूत्र विभाजित नहीं होता है। गुणसूत्र विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका ए माइटोसिस। इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए हम आगे अब चलते हैं माइटोसिस पर। ठीक है, माइटोसिस में ज्यादा पढ़ना है, मियोसिस में भी ज्यादा पढ़ना है, इसमें बस इतना ही बहुत है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इसमें सूत्र विभाजित नहीं होता है और ये होता किसमें है, ये इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस होता किसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि ए माइटोसिस किसमें होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ छोटे जीवों में या होता है, क्या होता है, ए माइटोसिस। ठीक है, और इसमें सूत्र विभाजित नहीं होता है। ये दोनों आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं माइटोसिस पर। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए समसूत्री विभाजन देख लेते हैं। पीछे हम देख लिए असूत्री विभाजन, ए माइटोसिस। अब देखते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इसका खोज किया है वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में। ठीक है, किसने, वाल्थेर फ्लेमिंग 1879। ठीक है, समसूत्री विभाजन बताए हैं कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका डिवाइड करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं, और जिसमें समसूत्री यानी सूत्रों की संख्या समान हो। सूत्रों की संख्या क्या हो, समान हो। जितना मातृ कोशिका में है गुणसूत्र, उतना ही पुत्री कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या रहेगी। ये है पेरेंट सेल और ये है डॉटर सेल। तो जितना गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट सेल में रहेगा उतना ही डॉटर सेल में भी गुणसूत्रों की संख्या रहेगा। सूत्रों की संख्या समान रहेगी तो इसे कहेंगे क्या, समसूत्री विभाजन। यानी इसमें जो 46 गुणसूत्र है उसका मातृ कोशिका में भी कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र ही रहेंगे। और एक कोशिका डिवाइड करके कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो इसे कहेंगे माइटोसिस डिवीजन। क्या कहेंगे, माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये देखिए यहाँ हम लिखते हैं कि कोशिका जो है कितना होता है, 1 से
दो। कोशिका विभाजित होकर के कितना बनाता है? एक कोशिका से दो कोशिका, और गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद भी उतना ही रहता है जितना विभाजन से पहले है, तो इसे हम कहेंगे समसूत्री विभाजन। क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। परिभाषा यदि लिखें तो क्या लिखेंगे कि कोशिका, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है और गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, तो उसे कहेंगे समसूत्री विभाजन। इसे क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। इन शॉर्ट, कोशिका एक से दो और गुणसूत्रों की संख्या बराबर। हो गया? ठीक है। अब आगे जो है इसमें दो अवस्थाएं आती हैं, दो फेज में होता है यह। माइटोसिस कितने फेज में होते हैं? दो फेज में। ठीक है, माइटोसिस होता है दो फेज में। पहला है इंटरफेज और दूसरा है माइटोसिस फेज। पहला क्या है? इंटरफेज, दूसरा माइटोसिस फेज। हिंदी में अंतरावस्था और सूत्री विभाजन अवस्था। अंतरावस्था और सूत्री विभाजन अवस्था। अंतरावस्था जो है यह कोशिका विभाजन की तैयारी का समय है कि हमको कोशिका विभाजन करना है। अब कोई भी काम करते हैं हम ही लोग तो पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, है ना। तो तैयारी में बहुत सारा समय लग जाता है, लेकिन मेन जो काम होता है वो कम ही समय के लिए होता है। ज्यादातर समय किसमें चला जाता है? तैयारी में ही जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व, है ना। तो उसमें क्या होता है कि 2-3 दिन की तैयारियां चलती हैं और पूजा मात्र सुबह और शाम का जो अर्घ देने का है उसी में समाप्त हो जाता है। उससे पहले की कितनी सारी तैयारियां होती हैं। कद्दू भात होता है ना, गेहूं धोना होता है, घर को धोना पोछना, उसके साथ पूड़ी बनाना, बहुत सारा ठेकुआ बनाना, फल खरीदना, टोकरी खरीदना, कितना सारा काम होता है, लकड़ी लाना, है ना। बहुत सारा काम होता है और ज्यादातर समय हमें उसकी तैयारी में ही लग जाता है। फिर उसके बाद दलिया सजाना, सूप सजाना। तो पूजा करने में हम लोग को कम ही समय लगता है, लेकिन पूजा की तैयारियां में हमें बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से कोशिका विभाजन में भी क्या होता है? ज्यादा समय कोशिका विभाजन की तैयारी में लग जाता है, जो अंतरावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरावस्था, इंटरफेज। ये अवस्था है कोशिका विभाजन की तैयारी के लिए। ठीक है, तैयारी में क्या, कोशिका विभाजन में क्या लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो सब की तैयारी कहाँ होती है? अंतरावस्था में होती है, इंटरफेज में होती है। और कोशिका विभाजन का 95% समय ये ले लेता है। कौन? अंतरावस्था, इंटरफेज। कोशिका विभाजन जितना समय में पूरा होता है उसका 95% टाइम किसमें जाता है? इंटरफेज में जाता है। इसीलिए यह सबसे लंबा अवस्था कहलाता है। समसूत्री विभाजन का, माइटोसिस का सबसे लंबी अवस्था कौन सी कहलाती है? तो अंतरावस्था, इंटरफेज। सबसे लंबा फेज कौन सा चलता है? इंटरफेज चलता है। ठीक, क्योंकि 95% यही समय ले लिया तो 5% उधर सब हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी अवस्था या सबसे लंबी अवस्था भी कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन, माइटोसिस जो है, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन का सबसे बड़ी अवस्था या सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? वो इंटरफेज होती है। आप लोग याद रखिएगा कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? इंटरफेज होती है। ठीक है, अब दूसरा है सूत्री विभाजन, जिसमें सूत्र विभाजित होता है, केंद्रक विभाजित होता है, फिर एक कोशिका से दूसरा कोशिका में विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सूत्री विभाजन अवस्था। इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर बाद में कोशिका विभाजित होता है। हर जगह जहाँ डिवीजन होगा पहले क्या करेगा? केंद्रक डिवाइड करेगा, फिर क्या करेगा? बाद में कोशिका डिवाइड करेगा। ठीक, कहीं भी विभाजन होगा प्रक्रिया यही रहेगी, पहले न्यूक्लियस और बाद में सेल। ठीक है, तो इसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज सबसे लास्ट की अवस्था होती है।
प्रोफेज विद शुरू का तो हुआ अंतरावस्था, ठीक है। टोटल मिला करके कहा जाए तो 5 अवस्थाएं हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस तरह से यदि सिर्फ कोशिका माइटोसिस की फेज पूछा जाए तो पांचों मिलाकर के 5 फेज हैं, ठीक है। और अलग अलग पूछा जाए तो इंटरफेज अलग है और माइटोसिस फेज अलग है। माइटोसिस फेज में 4 है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो इस तरह से अगला अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये सारी अवस्थाओं कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, इंटरफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है और टेलोफेज में क्या होता है। तो इस तरह से इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर से देख लेते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन में क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन का खोज किया था वाल्थर फ्लेमिंग ने, याद रख लीजिएगा आप लोग। समसूत्री विभाजन वाल्थर फ्लेमिंग 1879। इसमें क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, 46 गुणसूत्र। पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र। यह 2 अवस्थाओं में होता है, इंटरफेज, माइटोसिस फेज। टोटल कोशिका विभाजन का 95% समय यही लेता है। उसमें होता क्या है, तो कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। माइटोसिस की सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज, ठीक है। और सूत्री विभाजन भी 4 अवस्थाओं में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो अब यही समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखते रहें, ठीक है। थैंक यू।